Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड सारे बेसिक टॉपिक्स, साथ में मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है उसका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। तो डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग जो ग्रुप ले रहे हैं वो ले रहे हैं मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन की जो तीन पॉसिबिलिटीज है साइक्लोहेक्सेन में, एक तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और एक है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनके स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, और इसके साथ ही 1,2, 1,3 और 1,4 के जितने भी स्पेशल केसेस हैं वो भी सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं conformational analysis of di-substituted cyclohexane। डाई-सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को सीखने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डाई सब्स्टिट्यूशन आने के बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स किस तरह से बनते हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूशन में यदि ग्रुप्स सेम साइड में है ना, वही सिस, यदि ग्रुप सेम साइड में है तो उसको हम लोग सिस आइसोमर बोलते हैं, और यदि ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में है तो उसको हम लोग ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। सेम साइड में होने का मतलब हुआ कि या तो दोनों जो ग्रुप है वो अप होने चाहिए या दोनों ग्रुप डाउन होने चाहिए। यदि एक ग्रुप अप है और एक ग्रुप डाउन है तो वो आपका ट्रांस होगा, ठीक है। और सिस तब होगा जब अप अप या फिर डाउन डाउन दोनों जो CH3 ग्रुप है वो जो आपका क्या बोलते हैं रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसके प्लेन के यदि दोनों ऊपर की ओर देखते हुए हैं, दोनों अप हैं तो वो सिस होगा, दोनों डाउन हैं तो वो तो भी सिस होगा। यदि एक ऊपर की ओर देख रहा है, एक पॉइंटिंग डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर देख रहा है तो वो होगा आपका ट्रांस। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, अभी हम लोग इसको यूज लेने वाले हैं। इसके अलावा अब आपने ये समझ लिया कि कौन सा कब सिस होगा और कब ट्रांस होगा, तो इसको समझने के लिए ये एक वाडे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, उसमें से ये एक प्रॉब्लम ली हुई है, और इस प्रॉब्लम को करने के बाद आप सिस और ट्रांस किस तरह से क्रिएट होते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि जो बॉन्ड अप है साइक्लोहेक्सेन रिंग के जो प्लेन है, रिंग का जो लेवल है उसके उसके अप यानी कि पॉइंटिंग अपवर्ड है ना, उसको हम लोग सॉलिड वेज से दिखा रहे हैं। जो बॉन्ड डाउन होते हैं उसको हम लोग ब्रोकन वेज से दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला जो ऑप्शन है ये करते हैं और देखते हैं कि ये सिस है या ट्रांस है। आप देखिए इसमें कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं पहले। 1, 2 और 3, तो ये 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और इसमें ये वाला जो CH3 है वो भी डाउन है और ये वाला CH3 भी डाउन है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है उससे नीचे की तरफ देख रहे हैं, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो दोनों ही डाउन है, तो डाउन डाउन यानी कि ये सिस हो गया, तो ये आइसोमर आपका सिस हो गया। अब इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल सी बात है। यदि आप प्लेनर साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो क्या बोलते हैं आपके मिथाइल ग्रुप हैं वो डाउन है, तो हम इस तरह से ब्रोकन वेज से उनको शो कर सकते हैं। ये आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बी को देख लीजिए आप, बी में सब्स्टिट्यूशन पहचानते हैं 1, 2, 3 और 4, तो ये 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं बी को, बहुत ईजी है ड्रॉ करना। पहले इसमें पहचान लेते हैं ये सिस है या ट्रांस है। तो ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो आप देखिए डाउन है ना, तो ये डाउन है, और ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये भी डाउन है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका सिस हुआ, ये हुआ सिस। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये 1,4 आपका साइक्लोहेक्सेन है, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, सॉरी। तो इसको आप दोनों ही डाउन है, प्लेन के नीचे ब्रोकन वेज से दिखाएंगे। इस तरह से आप एक एमी ग्रुप बनाएंगे और ब्रोकन वेज दिखा करके ये दूसरा एमी ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया आपका सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका पूरा नाम है। इसी तरह से सी है, सी में अब आप पहचान सकते हैं ये CH3 ऊपर की ओर देख रहा है यानी कि ये अप है, ये CH3 डाउन है ना, तो ये तो एक अप एक डाउन यानी कि ये ट्रांस हो गया।
है ना। इसका मतलब ये ट्रांस है, और ये सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं कौन सा है, कार्बन 1 कार्बन 2, यानी कि ये ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। इसका पूरा नाम किसका, सी का, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए ट्रांस, यानी कि एक आपको सॉलिड वेज से दिखाना है जो ऊपर है, और जो नीचे की ओर देख रहा है CH3 उसको ब्रोकन वेज से आप दिखाएंगे। इसी तरह से आप ये जो F है इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये 1 2 3 और 4, ये 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और उसका एसिस है या ट्रांस है आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ये CH3 ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि ये अप है, ये CH3 नीचे की ओर देख रहा है, डाउन है, तो ये भी एक अप एक डाउन, यानी कि ये ट्रांस है। और ट्रांस को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से ई वाला जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप आइडिया लगा लीजिए ये ट्रांस है या सिस है, और डी वाला आपको खुद को करना है कि ये ट्रांस है या सिस है। तो इस तरह से अब आप सिस और ट्रांस पहचानना सीख गए हैं। साथ में ये वाली जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, मैं यहाँ पर राउंड कर देता हूँ, यस, ये वाली तो है नॉन प्लेनर साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसको यदि प्लेनर साइक्लोहेक्सेन रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से करेंगे वो भी आप सीख गए हैं। कैसे, जैसे इसको आप यदि ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, और इसको ड्रॉ यदि आप प्लेनर रिंग में करेंगे तो ऐसे होगा। ये दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही जो ए का एग्जांपल मैंने बताया है वो। तो आप सीख गए हैं प्लेनर में किस तरह से सिसो ट्रांस दिखाते हैं, और नॉन प्लेनर जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसमें किस तरह से सिसो ट्रांस दिखाते हैं। अब सिस और ट्रांस को पहचानने के लिए ये है एसके वर्मा ट्रिक, है ना। जैसे कि हर वीडियो में आपको एक ना एक एसके वर्मा ट्रिक जरूर दी जाती है। ये एसके वर्मा ट्रिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। कैसे पहचानेंगे आप भाई, बहुत इजी है, मेरे साथ हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो 1-2 सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। 1-2 सब्स्टिट्यूशन आप जब भी करेंगे तो देखते हैं 1 कार्बन कौन सा है, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। यदि अब आप देखिए जो एक्सियल बॉन्ड है वो दोनों के एक्सियल बॉन्ड एक का ऊपर एक का नीचे, ठीक है। यानी कि यदि आप एक्सियल एक्सियल पे CH3 रखेंगे, यदि आप यहाँ पे CH3 रखेंगे एक्सियल एक्सियल पे, ठीक है, तो ये तो ट्रांस होगा। बात आपको समझ में आ गई कि 1-2 में जब भी आप एक्सियल रखेंगे तो वो ट्रांस ही होगा, क्योंकि वो दोनों एक अप होगा और एक डाउन होगा, ठीक है ना। जैसे ये आपका अप CH3 है और ये आपका डाउन CH3 है, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। एक बार के लिए मैं हटा देता हूं ये सब, ठीक है। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन ये है, और इनमें इक्वाटोरियल ये जो ब्लू वाले बॉन्ड है ये इक्वाटोरियल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखिए 1 और 2 के इक्वाटोरियल बॉन्ड, एक तो आपका डाउन है, ये डाउन है, और एक आपका अप है। इसका मतलब एक डाउन एक अप, तो ये तो ट्रांस हो गया। इसका मतलब चाहे आप एक्सियल एक्सियल ले लो, चाहे आप इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल ले लो, किसमें 1,2 डाइमेथाइल में, ठीक है। तो हमेशा ही एक अप होगा और एक डाउन होगा, और वो जो आपका आइसोमर बनेगा वो ट्रांस बनेगा। यदि आप एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल लेते हैं, कैसे, आपको वापस बता देता हूं। एक एक्सियल CH3 लगाइए और एक इक्वाटोरियल 1-2 की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सियल तो यहाँ लगा लीजिए, ये लीजिए, इक्वाटोरियल 2 पे यहाँ लगाइए। अब देखिए ये अप है और ये जो इक्वाटोरियल है ये भी अप है, यानी कि दोनों अप है, दोनों सेम साइड में है, यानी कि वो क्या होगा, सिस होगा। तो एक्सियल इक्वाटोरियल जब भी आप करेंगे तो वो या तो अप अप होगा या वो डाउन डाउन होगा, और वो जो स्टीरियो आइसोमर होगा वो आपका सिस होगा। ये मैंने 1-2 का एग्जांपल देकर के बताया है। अब आप 1-3 का बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग 1 पे रखते हैं एक CH3, ये देखिए 1 पे एक एक्सियल हमने CH3 रखा, और दूसरा भी एक्सियल ही रखते हैं 3 पे। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 3 कार्बन पे एक्सियल रखते हैं। ये देखिए दोनों यदि एक्सियल रखेंगे तो दोनों सेम साइड हो गए, दोनों अप हो गए। इसी तरह से इक्वाटोरियल आप रखेंगे दोनों में, इक्वाटोरियल कहाँ पे है, 1 पे इक्वाटोरियल में रख दीजिए, ठीक है। और 3 पे भी इक्वाटोरियल, 3 का इक्वाटोरियल ये रहा, यहाँ आप रखेंगे तो ये भी दोनों डाउन है। इसका मतलब 1-3 सब्स्टिट्यूशन में आप या तो एक्सियल एक्सियल रखेंगे या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखेंगे, तो या तो वो अप अप होगा या डाउन डाउन होगा, और ये सिस आइसोमर होगा। इसी तरह से यदि आप एक्सियल इक्वाटोरियल रखेंगे तो वो अप और डाउन होगा और वो ट्रांस आइसोमर होगा। ये आप करके देख सकते हैं। एक 1 पे एक्सियल रख दीजिए और 3 पे इक्वाटोरियल रख दीजिए, एक अप हो जाएगा एक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 1-4 है उसमें, अब 1-4 वाला ये एसके वर्मा ट्रिक होगी, 1-4 वाला और 1-2 वाला सेम है, नो डिफरेंस। ये देखिए ए और जो ई है,
एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल रखेंगे, है ना, तो वो अप डाउन होगा और वो ट्रांस होगा, ये भी वहां है और यहाँ पर भी वही है। इसी तरह से AE का यदि आप रखेंगे एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल, तो वो अप अप होगा या डाउन डाउन होगा और वो सिस आइसोमर होगा। तो आप समझ गए, आपको याद 1 और 2 का 1 2 और 1 3 डाइमिथाइल का रखना है, 1 4 का 1 2 के सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आप 1 2 6 बनाएंगे तो आपको कहाँ रखना होगा, 1 2 6 बनाएंगे तो आपको एक्सियल इक्वाटोरियल में रखना होगा, तभी वो दोनों सेम साइड आएंगे। ठीक है, 1 2 का यदि आपको 1 2 में यदि आपको ट्रांस बनाना है तो या तो आप इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखेंगे या आप एक्सियल एक्सियल रखेंगे, तभी वो ऑपोजिट साइड आएंगे, अप और डाउन में आएंगे और ट्रांस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा जो गेम है वो किसका गेम है, एक्सियल इक्वाटोरियल का गेम है। तो सिस ट्रांस आप पहचानना सीख गए और सिस ट्रांस को आप बनाना सीख गए। अब और क्या हम सीखेंगे इस वीडियो में, कायरलिटी देखेंगे कि कौन सा आइसोमर कायरल है या नहीं है। इसका पता पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल ऑब्जेक्ट का पता लगाने का एक ही एसके वर्मा ट्रिक दे रहा हूं आपको। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो एकायरल होगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और वो एकायरल होगा। किसी यदि ऑब्जेक्ट में या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका कायरल होगा और वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज नहीं होगा, यानी कि वो कायरल होगा। ठीक है। अब एक बात हम करेंगे कॉन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी आप मोनो सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि जब एक CH3 एक्सियल पोजीशन में आता है, 1 CH3 एक्सियल पोजीशन में, 1 CH3 एक्सियल पोजीशन में जब आता है, एक CH3 एक्सियल पोजीशन में होता है, तो 2 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होते हैं, 2 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होते हैं या फिर 2 गोस्ट इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो 2 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होते हैं, इसकी वजह से, या 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जहां भी आएगा ये तो स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करता है। और ये देखिए एग्जांपल बता देते हैं, ये आपका R ग्रुप है और ये 1 पे है, ये 2, ये 3, और इसी तरह से ये भी अल्टरनेट कार्बन सेकंड, ये 3, यानी कि इस 1 से ये दोनों कार्बन 3 3 है जिन पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इनके साथ ये इंटरेक्शन कर रहा है कौन, ये आपका मिथाइल ग्रुप, है ना। तो ये एक स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट होगा जिसको हम लोग 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कॉन्फॉर्मर की कम हो जाती है। और यहाँ पर कितने 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, 2 हैं, ये देखिए, ये 1 ये 2। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के साथ अलग अलग। तो 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी, मोर द 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, यानी कि कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसमें स्टेरिक स्ट्रेन आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। बात आपको समझ में आई। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितने 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है या कितने गोश इंटरेक्शन है। गोश इंटरेक्शन भी वही है, एक यदि CH3 एक्सियल में है तो 2 गोश इंटरेक्शन होंगे, एक गोश इंटरेक्शन आता है तो उसकी वजह से कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर की इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, इसकी हम बात कर चुके हैं। एक गोश इंटरेक्शन से कितनी बढ़ती है, 3.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, 1 GI यानी कि 1 गोश इंटरेक्शन से इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि एनर्जी बढ़ जाती है, कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन यदि आ गया तो स्टेबिलिटी कम, गोश इंटरेक्शन यदि आ गया तो स्टेबिलिटी कम। ये तो था बेसिक। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। हमने बात की हुई है कि डाई सब्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 3 और 1 4। सबसे पहला ले रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से देख लीजिए, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, दोनों पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कितने पॉसिबिलिटीज है, कहां कहां हम इनको रख सकते हैं, तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी देखिए। या तो दोनों मिथाइल को आप, एक को एक्सियल और एक को इक्वाटोरियल रख दो, या दोनों को आप एक्सियल रख दो, या दोनों को आप इक्वाटोरियल रख दो। ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 की, है ना। यानी कि ये 3 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हम लोग पहचान सकते हैं किसमें, 1 2 में, जिसमें नंबर 1 नंबर 2 में देखिए एक एक्सियल पोजीशन में है, ये एक्सियल पोजीशन में है, और ये इक्वाटोरियल पोजीशन में है, ये 1 पोजीशन है, ये आपकी 2 पोजीशन है। ये दोनों रिंग के प्लेन के ऊपर हैं, ये देखिए प्लेन के ऊपर की ओर देख रहे हैं, पॉइंटिंग अपवर्ड। ये भी अप है, ये भी अप है, यानी कि दोनों सेम साइड में हो गए, इसका मतलब ये सिस हो गए। और इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस हो गया। ओके, अब यहां देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने एक्सियल एक्सियल ड्रॉ किया,
ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, है ना। ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, दोनों पे एक्सियल आप ड्रॉ करेंगे तो एक अप रहेगा और एक डाउन रहेगा, यानी कि ये ऑपोजिट साइड में है, रिंग के प्लेन के ऑपोजिट साइड में है, इसलिए ये आपका हो गया ट्रांस आइसोमर। ध्यान से देख लीजिए, ट्रांस आइसोमर, ये एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल एक ही बात है, ये सिस आइसोमर था नंबर 1। नंबर 2 आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। नंबर 3 जिसमें दोनों इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखे हुए हैं, दोनों CH3, तो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल एक डाउन हो गया, एक अप हो गया, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में है ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ओके, तो इसका मतलब 2 ट्रांस बन रहे हैं और एक सिस बन रहा है, किसमें, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में 2 ट्रांस बनेंगे और एक सिस बनेगा। इतना क्लियर है। ओके, अब इनकी कायरलिटी देख लेते हैं। कायरलिटी में मैंने आपको बताया हुआ है, यदि इनमें जो मिरर प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, एकायरल होगा। तो इन तीनों में ही मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं है। सुन लीजिए, इन तीनों में ही मिरर प्लेन क्या है, एब्सेंट है। ये देखिए सिग्मा एब्सेंट, सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एब्सेंट है, और इसमें भी एब्सेंट है। ये तीनों कायरल है, कायरल, कायरल और कायरल, है ना। और जो नंबर 2 है वो आपकी कायरल है, वो कायरल होगी तो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगी, और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगी। ठीक है, कौन सी, आपकी ई ऑप्टिकल एक्टिव, एक्सियल एक्सियल ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात कर लेते हैं आपके सिस आइसोमर की। ठीक है, ये तो नंबर 2 नंबर 3 तो क्या थे, आपके ट्रांस थे। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जो आपका क्या है, सिस आइसोमर है, जिसमें एक्सियल इक्वाटोरियल और एक इक्वाटोरियल एक्सियल दोनों हो सकते हैं। ये कायरल है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सुन लीजिए, कायरल तो है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन सा, ए और ए, यानी कि एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल, है ना। और ये दोनों एक दूसरे में फास्ट इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे जो आपका क्या बोलते हैं, जो मिक्सचर इनका बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यदि ये डी होगा, ये एल होगा, तो मिक्सचर आपका डीएल बनेगा। ठीक है, और इन दोनों को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो गया, इनका डीएल मिक्सचर बनेगा, है ना। और इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और इसीलिए ये जो एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल, है ना, इनको हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनांसियोमर बोलते हैं एक दूसरे के। ये कॉन्फॉर्मेशनल एनांसियोमर है ना, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी आप जानते हैं किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। और 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन का जो नंबर है वो डिपेंड करता है आपके कि CH3 कितने एक्सियल पोजीशन पे हैं। जितने ज्यादा एक्सियल पोजीशन पे होंगे उतनी ही ज्यादा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगी। तो इसमें नंबर 2 में देख लेते हैं। नंबर 2 में यहाँ पर 4 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो CH3 हैं वो दोनों एक्सियल हैं, और एक एक्सियल पे हम बात कर चुके हैं 2 गॉस इंटरेक्शन होती है और 2 ही आपकी 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें 4 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होती है। ये सबसे कम स्टेबल है भाई, ये तो बहुत ही कम स्टेबल है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है। थर्ड में दोनों आपके इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल हैं, और जब भी इक्वाटोरियल में CH3 होता है तो उसके वो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट नहीं करता। यहाँ पर कोई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा ये तो थे दोनों ट्रांस की बात, ट्रांस में एक में सबसे कम स्टेबल, एक सबसे ज्यादा स्टेबल। इसकी बात कर लेते हैं एक्सियल इक्वाटोरियल की। इसमें एक एक्सियल है, एक तो एक्सियल है, इसलिए इसमें 2 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगी, इसलिए ये आपका जो नंबर 2 है इससे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन नंबर 3 से कम स्टेबल होगा। आप बात समझ में आ गई आपको कि जिसमें इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल है दोनों CH3, वो क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के तीनों टाइप के कॉन्फॉर्मेशंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने है। इक्वाटोरियल पोजीशन में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट नहीं होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद में एक्सियल इक्वाटोरियल, इसमें एक एक्सियल है, इसलिए 2 आपके जो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट होगी, इसलिए ये इससे कम स्टेबल है। एक्सियल एक्सियल इसमें आपके कितनी 4 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट होगी, इसलिए ये सबसे
कम स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये एनर्जी, ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ये आपको याद रखना है। इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरलिटी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल, इसका क्या चक्कर है वो देख लेते हैं, है ना। यानी कि आपको जब सिस बनाना होता है तो सिस आप इस तरह से बना सकते हैं, दो जो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप आपके सामने हैं, आपको सिस बनाना है। सिस तभी बनेगा जब इन दोनों में से एक एक्सियल होगा और एक इक्वाटोरियल होगा। पहली पोजीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये CH3 एक्सियल है और ये इक्वाटोरियल है। दूसरी पोजीशन भी हो सकती है, ये इक्वाटोरियल हो सकता है, ये एक्सियल हो सकता है। वैसे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों कॉन्फॉर्मेशन अलग अलग है। ये दोनों कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे की मिरर इमेज है। कौन से? एक्सियल इक्वाटोरियल और इक्वाटोरियल एक्सियल मिरर इमेज है, और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर तो है ही है, यानी कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं फास्ट, ठीक है। रिंग फ्लिपिंग के थ्रू, रिंग फ्लिपिंग हम लोग सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसलिए ये कॉन्फॉर्मेशनल एनांशियोमर इसको बोलते हैं। एनांशियोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर है जो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनांशियोमर। इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल और एक्सियल एक्सियल जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इस लेकिन ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर तो एक दूसरे के हैं ही, हम देख चुके हैं दोनों एक ही कंपाउंड के दोनों कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हैं, मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशनल डाइस्टीरियोमर हुए। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इन दोनों के बीच का रिलेशन आ सकता है कि कौन एक दूसरा का एनांशियोमर है, कौन डाइस्टीरियोमर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ सकता है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन नहीं है, ये सब आ सकता है, किसमें मिरर प्लेन होता है किसमें नहीं होता है, ये सब आ सकता है। और सिस में इक्वाटोरियल एक्सियल होगा या एक्सियल एक्सियल होगा या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाला सिस होगा, ट्रांस होगा, ये सारी स्टोरी आ सकती है, ठीक है। अब 1-2 जो सब्सटीट्यूशन है उसके कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास हैं, है ना। उसके स्पेशल केसेस में क्या है? एक है ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये ट्रांस है, ट्रांस का मतलब आपको या तो क्या रखना होगा, एक्सियल एक्सियल रखना होगा या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखना होगा। दो पॉसिबिलिटीज होती है ट्रांस में, हमने अभी ऊपर देखा ना, ठीक है, कि 1-2 में एक्सियल एक्सियल और इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखेंगे तभी ट्रांस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये ट्रांस इन्होंने लिख लिया, इसका मतलब इन दोनों में से आपको एक बनाना है, ठीक है। इन दोनों में से आप एक बना लीजिए और फिर देखिए इनमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है। अब आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया है इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाले में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो गया तो ये स्पेशल केस थोड़ी हुआ। स्पेशल केस में क्या है ये देखिए, आप सोचेंगे इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल मोर स्टेबल होना चाहिए, एक्सियल एक्सियल वाला स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहानी बदल गई है। यहाँ पे ये जो डाइपोल दोनों डाइपोल हैं वो पास में है, कार्बन और सी जो Br डाइपोल है, ये भी कार्बन और जो Br डाइपोल है ये दोनों पास में है। कब? जब ये इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल है, दोनों ब्रोमीन, तो दोनों डाइपोल CBr दोनों डाइपोल पास पास आ गए, जिससे इनमें क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन हो गया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई और इसकी स्टेबिलिटी हो गई कम। तो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल जो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, अब क्या हो गया, वो लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल के बीच में रिपल्शन हो रहा है। डाइपोल डाइपोल के बीच में यहाँ डिस्टेंस काफी ज्यादा है, रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सियल एक्सियल यहाँ पर मोर स्टेबल है। ये देखिए जो आपने सीखा अभी कि इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, वो यहाँ पर सिचुएशन बदल गई है। यहाँ पर एक्सियल एक्सियल वाला मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रोमीन वाला केस स्पेशल है, ठीक है। इसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन नहीं है, किसमें, एक्सियल एक्सियल में। ओके, तो ये एक स्पेशल केस था। अगला स्पेशल केस है आपका 1-2 सब्स्टिट्यूशन में सिस 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, यानी कि सिस होना चाहिए। अब सिस कब होगा? जब दोनों अप होंगे या दोनों डाउन होंगे, और वो कब होगा? 1-2 में या तो एक्सियल इक्वाटोरियल हो या इक्वाटोरियल एक्सियल हो, यही तो बात हुई। तभी तो दोनों अप अप होंगे या डाउन डाउन होंगे और वो सिस होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए दो ग्रुप हैं, एक OH है ना, लिखा है ना इन्होंने, 1 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे मिथाइल, ठीक है। एक OH ग्रुप है, एक आपका मिथाइल ग्रुप है। अब आपके पास सिचुएशन दो है, OH को आप एक्सियल दे सकते हैं और CH3 को इक्वाटोरियल, तो 1 कॉन्फॉर्मेशन बनेगा। और आप जो OH है उसको आप दे सकते हैं इक्वाटोरियल, ठीक है।
और CH3 को दे सकते हैं एक्सियल, तो ये कॉन्फॉर्मेशन सिचुएशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है, तो आपके सामने सवाल आएगा कि जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है वो कौन सा होना चाहिए, वो होगा जिसमें OH एक्सियल है या वो होगा जिसमें OH इक्वाटोरियल है। बात को समझिए। ठीक है, तो अब ये तो सिस इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक रूल सुन लीजिए, रूल सुन लीजिए। नॉर्मल सिचुएशन में आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, इक्वाटोरियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है OH और CH3, तो इक्वाटोरियल आप किसको देंगे, किसको इक्वाटोरियल देंगे? ये देखिए 1 में आपने इक्वाटोरियल दिया है CH3 को, 2 में आपने इक्वाटोरियल दिया है OH को। ठीक है, तो किसको इक्वाटोरियल देना चाहिए, या मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन इन दोनों में से कौन सा होगा, 1 होगा या 2 होगा? ठीक है, तो उसका रिजल्ट कहां से आएगा, उसका रिजल्ट ये इस स्टेटमेंट में है कि जो बल्की ग्रुप है वो हमेशा ही इक्वाटोरियल पोजीशन में जाना पसंद करेगा, क्योंकि जो स्मॉल ग्रुप है वो यदि एक्सियल में रह भी गया तो उसकी वजह से जो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट हो रही है वो उतनी नहीं होगी जितनी बल्की से क्रिएट होती है। ठीक है, इसलिए CH3 यहाँ पर बड़ा ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, और बड़ा ग्रुप होने के नाते यह इक्वाटोरियल पोजीशन में ही अच्छा है। यदि ये एक्सियल में आ गया तो ज्यादा 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट करेगा और वो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। याद रखिएगा, दो डिफरेंट ग्रुप हों तो आपको करना क्या है, बड़े ग्रुप को इक्वाटोरियल में रखना है और दूसरे वाले ग्रुप को एक्सियल में रखना है। कब? जब वो 1-2 सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तब वो क्या होगा, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगा। ये थी बात 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। अब हम आ गए हैं 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में भी 3 पॉसिबिलिटी है, एक्सियल एक्सियल, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल और एक्सियल इक्वाटोरियल। एक्सियल एक्सियल में ये देखिए 1 2 3 दोनों एक्सियल हैं, दोनों एक्सियल हैं और दोनों अप हैं, है ना, इसलिए ये सिस आइसोमर हो गया। और इसमें आपका मिरर प्लेन है वो प्रेजेंट है, तो इसलिए एकाइरल हो गया, और एकाइरल है तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आपको ये याद रखना है। अब जो दूसरा सिस आइसोमर है वो क्या है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल आप रखेंगे 1 2 3 पे। ये देखो दोनों 3 पे इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, ये CH3 भी इक्वाटोरियल है, ये CH3 भी इक्वाटोरियल है, दोनों डाउन है, यानी कि ये सिस आइसोमर हो गया, सिस हो गया। मिरर प्लेन इसमें एब्सेंट है, मिरर प्लेन नहीं होता, इसलिए कायरल हो गया और ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब आपको देखेंगे एक्सियल और इक्वाटोरियल 1 2 3, जो 3 वाला CH3 है वो एक्सियल है और 1 वाला है वो इक्वाटोरियल है। ये डाउन है 1 कार्बन पे है जो, और 3 कार्बन पे है ये, जो ये क्या है, अप है। ठीक है, तो ये अप CH3 है, तो यहाँ पर एक अप हो गया एक डाउन हो गया, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया एक्सियल इक्वाटोरियल। ये भी मिरर प्लेन इसमें एब्सेंट है और ये भी कायरल होता है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये थी बात 1-3 की। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। और इनको प्लेनर रिंग में कैसे दिखाते हैं, ये आपका सिस हो गया और ये आपका ट्रांस हो गया, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जानते ही हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा वही होगा, वही रहेगा। दोनों एक्सियल वाला हाईएस्ट स्टेबल, फिर एक एक्सियल इक्वाटोरियल, और फिर दोनों इक्वाटोरियल वाला हाईएस्ट स्टेबल, फिर एक एक्सियल इक्वाटोरियल, और फिर दोनों एक्सियल वाला लीस्ट स्टेबल, यानी कि सबसे कम स्टेबल रीजन वही 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन वाला, जो हम पिछली में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके भी स्पेशल केस हैं। ये 1,3 डाई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है। डाई हाइड्रोक्सी यानी कि 2 OH ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप को सिस में आपको रखना है। तो सिस में कब रखा जाएगा, देखिए बहुत ही इजी सी बात है। सिस में कब रखा जाएगा, या तो आप एक्सियल एक्सियल रखेंगे तब सिस होगा, या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखेंगे तब सिस होगा। अब आप कहेंगे इनमें से मोर स्टेबल तो सर इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाला ही होगा। ठीक है, तो इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाला क्यों होगा भाई, यहाँ पर भी लोचा है। क्या लोचा है, एक्सियल एक्सियल वाले में क्या है, ये देख लो क्या हो रहा है। ये OH एक्सियल पोजीशन पर, ये OH एक्सियल पोजीशन पर, ये 1 ये 2 ये 3, क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई एक्सियल एक्सियल में। इसलिए यहां पर एक्सियल एक्सियल जब है 1,3 सिस 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, ध्यान रखना ये सिस का ही पैटर्न है, ट्रांस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिस 1,3 डाई हाइड्रोक्सी जो साइक्लोहेक्सेन है उसका जो आपका एक्सियल एक्सियल वाला है वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी स्पेशल केस है, इसका इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाले को स्टेबल मत बना देना। इसके अलावा अभी हमने सीखा था कि बल्कि ग्रुप कहाँ जाना चाहिए, इक्वाटोरियल पोजीशन में जाना चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है एक मिथाइल ग्रुप है, तो और ये क्या है, ये ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस है, ये देखिए एक ये अप है
और एक आपका ये जो CH3 है वो डाउन है, ठीक है, ट्रांस है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, अभी हमने बात की थी बल्कि ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्वाटोरियल में होना चाहिए। ये देखिए ये बल्कि ग्रुप यहाँ पर इक्वाटोरियल में है, और ये छोटा ग्रुप है बेचारा, ये यहाँ पर एक्सियल में है, ठीक है, बड़ा ग्रुप इक्वाटोरियल, छोटा ग्रुप एक्सियल। यही कॉन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल होगा। और जिसमें बड़ा ग्रुप यदि आपने एक्सियल में दे दिया, ये देखिए इथाइल यहाँ पर एक्सियल पोजिशन पे है, ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि बड़े ग्रुप की 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। उम्मीद करता हूं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट वाले भी आप कर पाएंगे। बड़े अल्काइल ग्रुप को कहाँ रखना है भाई, सॉरी इक्वाटोरियल पोजीशन में रखना है। शायद मैंने कुछ गलत बोला है, वापस सही कर देता हूं। बड़ा एल्काइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इक्वाटोरियल पोजीशन में, वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें कम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, इसलिए ये वाला जो कॉन्फॉर्मेशन है वो मोर स्टेबल है। आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके देख सकते हैं, चाहे जैसे देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यस, अब हम लास्ट वाले में आ गए हैं, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के भी वही तीन फॉर्म, कौन सी, एक तो आपका दोनों को एक्सियल में रख दो, दोनों को इक्वाटोरियल में रख दो, और या दोनों में से एक को एक्सियल और एक को इक्वाटोरियल रख दो। जब आप दोनों को दोनों में से एक को एक्सियल और एक को इक्वाटोरियल रखोगे, देखो 1, 2, 3 और 4, तो ये 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसमें से हमने 1 कार्बन वाला जो है उसको हमने क्या रखा हुआ है, एक्सियल, तो एक्सियल तो ये अप है। 4 वाला है उसको हमने क्या रखा हुआ है, इक्वाटोरियल, ठीक है, उसको हमने रखा हुआ है इक्वाटोरियल, तो ये भी क्या है, देखो अप है ना, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, सिस हो गया। तो 1,4 में हमने बात करी हुई है, 1,4 में और 1,2 में एक ही होगा, ठीक है, इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ही है, तो उसमें भी एक्सियल इक्वाटोरियल सिस था, इसमें भी सिस है। अब 1,4 में कायरलिटी की बात बाद में करेंगे, पहले सिस ट्रांस देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें ये देखिए ये दोनों एक्सियल हैं, दोनों एक्सियल हैं, तो ये ऑपोजिट साइड में है, एक अप है, ये डाउन है, और ये वाला अप है, इसलिए ये ट्रांस आइसोमर है। इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल में भी आप देखेंगे 1,4 में एक अप है, एक डाउन है, तो ये भी आपका ट्रांस आइसोमर है, ठीक है, दोनों के इक्वाटोरियल में रखेंगे तो। अब बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सब में है, सब में है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, देख लीजिए, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो इसलिए सारे के सारे ही एकाइरल, सारे के सारे ही एकाइरल, एकाइरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये लो भाई हो गया है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये इससे पहले कि मोबाइल डिस्चार्ज हो, डेटा खत्म हो, मैंने चार्जिंग में लगा दिया, यस। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो मिरर प्लेन है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये देखो कर्सर की ओर देखो, आप देख लो यहाँ से एक मिरर प्लेन पास होगा इसमें, है ना। अब मैटर नहीं करता कि ये जो दो मिथाइल ग्रुप है जो इस प्लेन में आ रहे हैं, ये ट्रांस हो या सिस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो सिस में मैंने मिरर प्लेन पास किया, वैसे ही ट्रांस में भी मैंने मिरर प्लेन पास किया, यानी कि 1,4 सब्स्टिट्यूशन में चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, मिरर प्लेन दोनों में होगा, दोनों में होगा तो दोनों ही क्या होंगे, एकाइरल होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये आपको याद रखना है, लिख लेना, एक टेबल बना लेना कि 1,2 में सिस का क्या है और ट्रांस का क्या है, 1,3 में सिस का क्या है, ट्रांस का क्या है, कौन कायरल होगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, ये सब। स्टेबिलिटी ऑर्डर वो ही, दोनों इक्वाटोरियल, सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि सबसे कम 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है ये, फिर उससे कम स्टेबल एक्सियल वाला बेचारा, दोनों एक्सियल में होंगे तो सबसे कम स्टेबल क्योंकि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, बात कर चुके हैं हम पहले भी। सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए सारे ही एकाइरल होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये किसके लिए सेंटेंस है, ये 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए है। ये हमने यहाँ पर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, देखो दोनों एक्सियल, ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल, तो 4 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये देखो दो ऊपर इस एक्सियल की, इस CH3 की, दो इस CH3 की, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, 4 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, ये सबसे कम स्टेबल है। कौन सा हो गया ये आपका एक्सियल एक्सियल हो गया, ठीक है। अब 1,4 के भी स्पेशल केस हैं, सिस देख लीजिए, सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल, यानी कि आपको सिस बनाना है, 1,4 सब्स्टिट्यूशन है और 2 OH लगाने हैं। अब सिस आप बनाएंगे तो आप कहेंगे सर सिस यदि हमें इसका बनाना है ना, तो इसका जो एक तो एक्सियल और इक्वाटोरियल बनेगा, यानी कि एक OH आपका एक्सियल में होगा और एक OH आपका इक्वाटोरियल में होगा, तभी सिस होगा, अदरवाइज सिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो
तो फिर कौन सा कॉन्फॉर्मेशन स्टेबल होगा? यहाँ पर तो दोनों एक जैसे ही होंगे, दोनों ही चेयर होंगे, और दोनों में ही एक में एक्सियल इक्वाटोरियल, एक में इक्वाटोरियल एक्सियल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है? नहीं, यदि यहाँ पर डाइओल आ गया, डाइओल आ गया तो क्या होगा? डाइओल आने से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब ये साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में आएगी? बोट फॉर्म में आएगी। इसलिए सिस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल का बोट कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ध्यान रखिएगा, डाई एक्सियल बोट कॉन्फॉर्मेशन, डाई एक्सियल बोट का मतलब हो गया बोट कॉन्फॉर्मेशन, और 1 और 4 पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? डाई एक्सियल है, ठीक है, दोनों ही एक्सियल है ना। तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना भाई, वो लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया है, आप बना सकते हो कि 1,4 पोजीशन पे OH हो और सिस वाला आइसोमर हो, तो इसका डाई एक्सियल बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर कॉन्फॉर्मेशन ही स्टेबल नहीं होगा। यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही में एकदम उल्टा हो गया, ठीक है। और रीजन इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपके सामने ये बनी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखिए, ये दोनों OH हैं और दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो स्पेशल केस की हमने बात कर ली। कुछ और स्पेशल केस हैं बल्की ग्रुप वाले। ये देखिए, बल्की ग्रुप हम ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप तो जानते हो ना आप लोग, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। बल्की ग्रुप हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेगा, सुन लो कान खोल करके, बल्की ग्रुप इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, चाहे दूसरा वाला स्मॉल ग्रुप एक्सियल हो, चाहे कुछ भी हो। तो यदि सिस है, सिस 1,4 ये देखिए, सिस कॉन्फॉर्मेशन है और 1,4 सब्स्टिट्यूशन है, तो सिस का मतलब हो गया एक एक्सियल और एक इक्वाटोरियल 1,4 में, क्योंकि 1,4 में और 1,2 में सेम होता है, वापस सुन लो, ठीक है। तो एक्सियल इक्वाटोरियल कौन सा होता है? सिस होता है। अब एक्सियल इक्वाटोरियल में इक्वाटोरियल किसको दोगे आप? बल्की ग्रुप को। ये देखो, ये इसको इक्वाटोरियल हमने दे दिया है, और ये OH आपका एक्सियल में चला गया। ये इसका मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगा, किसका? सिस फॉर्म का। इसी का यदि ट्रांस लोगे आप, तो ट्रांस लोगे तो ट्रांस में आपको या तो एक्सियल एक्सियल रखना पड़ेगा या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल रखना पड़ेगा, तब जाकर के ट्रांस बनेगा किसका? 1,4 सब्स्टिट्यूशन का। तो ट्रांस के लिए आप एक्सियल एक्सियल तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही एक्सियल होंगे तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये तो वैसे ही स्टेबल नहीं होगा। इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल में ये जो है, ये तो इस इक्वाटोरियल पोजीशन में ही रहेगा, इसको लॉकिंग ग्रुप बोलते हैं बेसिकली। कौन सा बोलते हैं? लॉकिंग ग्रुप, यानी कि ये आने के बाद में रिंग फ्लिपिंग नहीं होती है, कॉन्फॉर्मेशन लॉक हो जाता है, सुन लो, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है कि ये रिंग फ्लिपिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन सा? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं लॉकिंग ग्रुप। और यहाँ पर भी ये एक्सियल है, यहाँ पर OH भी एक्सियल है, क्योंकि ये आपका इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल ट्रांस वाला आइसोमर है। अब ये जो लॉकिंग, ये मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये इसका ये इतना बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा ग्रुप है कि इसका एक एग्जांपल और है, सिस 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि दोनों पोजीशन पे, 1 पोजीशन और 4 पोजीशन दोनों पे क्या आ गया? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। ये देखो दोनों ही, ये देखो। अब आप यदि सिस फॉर्म बनाएंगे, सिस आपका तभी बनेगा जब एक को एक्सियल और एक को इक्वाटोरियल। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, आप टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को एक्सियल पोजीशन में नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है ये ही स्टेबल नहीं है, बेचारे कंपाउंड को ट्विस्ट जो बोट है वो फॉर्म अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सुन लो, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मर इसका ज्यादा स्टेबल है, बात को समझ लो। चेयर कॉन्फॉर्मेशन इसका स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि चेयर में एक जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसको एक्सियल पोजीशन आपको देनी ही पड़ेगी, और इसको एक्सियल पोजीशन आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसका ट्विस्ट बोट फॉर्म है, और यही इसका मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। तो याद रखना, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जब 1,4 पोजीशन पे दोनों टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाए और सिस कंपाउंड हो, ठीक है, तो उसका ट्विस्ट बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। और यदि एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो, दूसरा कोई भी ग्रुप हो, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन देना है, क्योंकि ये लॉकिंग ग्रुप है ना। इसके बाद रिंग फ्लिपिंग नहीं होती, इतना बड़ा ग्रुप है ये। यदि आपका 1,4 पोजीशन में
सिस है और 1,4 पोजीशन में 2 OH आ रहे हैं, तो बोट कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बोट, और वो भी डाईएक्सियल बोट, डाई इक्वाटोरियल बोट नहीं, डाईएक्सियल बोट, यानी कि ऐसा बोट कॉन्फॉर्मेशन जिसमें दोनों OH क्या है, एक्सियल पोजीशन में है, वो वाला बोट कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, और उसके बाद में ये सब नॉर्मल है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि जो डाई सब्स्टिट्यूशन साइक्लोहेक्सेन है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता पाया हूं। आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं, और जो स्पेशल केसेस हैं उनको अलग से लिख करके उनका स्टेबल फॉर्म कौन सा है कौन सा नहीं है ये आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। उम्मीद करता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री आप सीख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना।